नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, लास्ट वीडियो के अंदर में पार्ट 1 में हमने ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बात किया था। आज हम पार्ट सेकंड के अंदर में उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं ड्रेनेज सिस्टम के कुछ और पार्ट, जैसे हिमालय से आने वाली नदियां। बच्चों, इसके अंदर में हम देखेंगे भारत के अंदर में दो प्रकार की नदियां हैं। एक कौन सी है? एक तो वो नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, जिसके अंदर में कुछ यहां से निकलेंगी और कुछ हमारे हिमालयन रेंज से। कौन से? ग्रेटर, मिडल और लेसर हिमालय से। तो यहां से तीन नदियां निकल करके आएंगी। यहां से दो पाकिस्तान से होती हुई इंटर करेगी और एक इधर से होकर के भारत के अंदर में इंटर करती है। तो जिसके अंदर में बेसिकली हम बात करने वाले हैं कौन सी? एक गंगा के बारे में, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। इन नदियों की खासियत क्या है? तो सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर में गंगा रिवर के बारे में। देख रहे हो आप, ये आपको दिखाई दे रहा है गंगा रिवर। गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है। क्या है, आज गंगा नदी को लेकर के स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्टिंग से बहुत इनिशिएटिव चला है इसकी सफाई को लेकर के। हम उस पर भी चर्चा करेंगे और देखते हैं क्या हो रहा है। 1985 में राजीव गांधी, कौन है दिखाई दे रहा है आप लोगों को? राजीव गांधी के द्वारा गंगा नदी की सफाई के लिए एक्शन प्लान लाया जाएगा। खास करके 1985 से लेकर के आज 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट एक बड़े लेवल पर प्रोजेक्ट चलाया जाएगा जिसका नाम है नमामि गंगे परियोजना। तो 1985 से लेकर के आज हम 2025 के अंदर में देखेंगे काफी पैसा खर्च किया जा चुका है इसके संरक्षण और साफ सफाई को लेकर के। ठीक है, गवर्नमेंट कर रही है। तो कुछ 6 चीजें देखते हैं इसके अंदर में। राजीव गांधी एक्शन प्लान लेकर के आएंगे। और दूसरा 4 नवंबर 2008 मनमोहन सिंह के द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया। तो भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा का अपना एक सांस्कृतिक महत्व भी है। हम वेद और पुराण के अंदर में गंगा का जिक्र करते हुए जिक्र देख सकते हैं। आप लोगों ने अक्सर मैथोलॉजी के अंदर में गंगा नदी के बारे में चर्चा होते हुए देखा होगा, सुना होगा। वही नदी है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया कब? मनमोहन गवर्नमेंट के द्वारा 4 नवंबर 2008 से। इसके अलावा इसी के साथ साथ गंगा की सफाई के लिए 2014 के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रोजेक्ट लाया जाएगा जिसका नाम होगा नमामि गंगे प्रोजेक्ट या नमामि गंगे परियोजना। तो बेसिकली इसके अंदर में मैं ये जो पीपीटी लगा रखा हूं, मुझे यहां पर केवल ये बताना था आप लोगों को। 1985 के अंदर में राजीव गांधी के द्वारा इस नदी के संरक्षण और साफ सफाई के लिए इनिशिएटिव लाया गया और उस समय से लेकर के आज तक गंगा नदी के संरक्षण और सफाई के लिए सरकारें कार्यरत हैं, कार्य कर रही हैं। बात करेंगे आवश्यकता क्यों पड़ गई। तो इसके पीछे तेजी से जनसंख्या बढ़ा और इन नदियों के किनारे जो जनसंख्या बसी, इन लोगों ने क्या किया, अपने वेस्टेज, अपनी गंदगी नदियों के अंदर में छोड़ते चले गए, जिसके कारण हमारे सामने ये विभिन्न प्रकार की समस्याएं आई जो आज तक हम देख पा रहे हैं। तो इनमें आप बेसिकली 3 चीजें याद रखोगे। एक तो 1985 के अंदर में राजीव गांधी के द्वारा गंगा नदी के संरक्षण और साफ सफाई के लिए प्लान लाया गया। उस समय से अलग अलग सरकारें बनी, काफी पैसा खर्चा किया गया, जो आज भी गंगा नदी के मूल स्वरूप को लाने में हम क्या रहे हैं? असफल रहे हैं। दूसरा, मनमोहन के द्वारा 2008 के अंदर में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा 2008 के अंदर में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया और इसी नदी के अंदर में एक फिश पाई जाती है, डॉल्फिन, जो भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है।
उसके बाद 2014 के अंदर में आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा नमामि गंगे परियोजना का उद्देश्य क्या है और नमामि गंगे परियोजना प्रोजेक्ट कब लाया गया था। तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट 2014 के अंदर में इसके बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा ये लाया गया है, जो 2023 तक नदी को साफ कर देना था, लेकिन अभी भी चल ही रहा है। बेटा देखते हैं हिमालय से आने वाली नदियां। सबसे पहले मैंने आपको बताया था गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। इन नदियों की कुछ खासियत बताता हूं मैं। हिमालय से आने वाली नदियां और प्रायद्वीपीय नदियों के अंदर में अंतर है। एक तो ये बहुत लंबी दूरी कवर करती हैं, इसके अंदर में पूरे वर्ष पानी पाया जाता है, क्योंकि पानी का जो सोर्स होगा दो होगा। एक तो जो हिमालय के ऊपर में ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर से पानी मिल जाता है, और दूसरा वर्षा से पानी मिल जाएगा। तो ये कारण है इसके अंदर में साल भर पानी आप लोगों को देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट ये है इस गंगा रिवर के बारे में हमें ये जानना है गंगा नदी का ओरिजिन पॉइंट क्या है और ये जाकर के समाप्त कहां होती है, और इसके सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो आप लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा ग्लेशियर गंगोत्री, और एक है सतोपत ग्लेशियर। जहां से निकलती है भागीरथी और यहां से निकलती है अलकनंदा। कौन सी? यहां से भागीरथी और यहां से निकलती है अलकनंदा। कहां? उत्तराखंड में। और आप देखोगे ये नदी आगे बढ़ती हुई यहां पर आई, और यहां से नदी निकल करके कौन सी? अलकनंदा यहां पर आई। कहां पर? देवप्रयाग में। अभी इसका नाम गंगा नहीं है, ये दो नदियों के मिलने के बाद इसका नाम क्या पड़ रहा है? गंगा पड़ रहा है। कहां पर? देवप्रयाग में। और यहीं से देवप्रयाग के अंदर में पहाड़ी क्षेत्र को छोड़ करके नदी समतल भूमि के अंदर में इंटर कर लेती है, और यही इसका नाम क्या पड़ेगा? गंगा पड़ेगा। बेटा एक बात और ध्यान रखना, जो आप अलकनंदा नदी देख रहे हो इसके ऊपर में पंच प्रयाग हैं, 5 प्रयाग हैं। पहला कौन सा है? देखो यहां पे देखो, यहां से नदी आ रही है कौन से में? अलकनंदा में। यहां से निकलती है कौन सी? धौली गंगा। और जब धौली गंगा किसके अंदर मिली? अलकनंदा में। तो इस पॉइंट के ऊपर में बन रहा है कौन सा? विष्णु प्रयाग। और थोड़ा आगे कौन से? नंदाकिनी नदी जब अलकनंदा में मिल रही है तो यहां पर बन रहा है नंद प्रयाग। और आगे एक नदी आ रही है यहां पर पिंडारी नदी, पिंडारी नदी यहां पर आकर के मिल रही है अलकनंदा में, यहां बन रहा है कर्ण प्रयाग। और नदी आगे आ रही है, यहां आप देखोगे मंदाकिनी नदी, और यहां बन रहा है रुद्र प्रयाग। और अलकनंदा और भागीरथी का संगम आपको दिखाई दे रहा है देव प्रयाग के अंदर में। यही से ये नदी किस नाम से जानी जाएगी? गंगा के नाम से जानी जाएगी। और एंड में बे ऑफ बंगाल के अंदर में जाकर के बंगाल की खाड़ी, बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी के अंदर में जाकर के ये समाहित हो जाती है। तो आप लोगों को एक बात ध्यान रखना है कि इसका जो ओरिजिन पॉइंट है गंगा का ओरिजिन पॉइंट क्या है? आप देखोगे 2 ग्लेशियर है, एक कौन सा है? गंगोत्री, और दूसरा है सतोपत। कौन सी? अलकनंदा और भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम देवप्रयाग में होगा। यहां पर यह नदी गंगा के नाम से जानी जाएगी। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी देखो यमुनोत्री ग्लेशियर।
यहां से ये नदी देखो ये जा रही है कहां पर, प्रयागराज उत्तर प्रदेश के अंदर में, इलाहाबाद। कौन सी? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? यमुना है। कहां मिल रही है? प्रयागराज के अंदर में। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना है। और यमुना की सहायक कौन सी है? देखो चंबल, बेतवा, केन, ये नदी कहां मिल रही है? ये जो नदी है चंबल नदी, ये जनापावा की पहाड़ी है एमपी के अंदर में। अब विंध्याचल पर्वतमाला से निकल रही है बेतवा, और कैमूर की पहाड़ी से निकल रही है केन नदी, जो ये सारी की सारी किसकी? गंगा की सहायक नदियां हैं। और ये नदी आगे बढ़ेगी। इसके अलावा गोमती नदी मिल रही है कहां पे? हाजीपुर में। घाघरा छपरा के अंदर में। पटना के अंदर में देखो इधर आकर के कौन सी मिली है? सोनमती नदी, सोन नदी, यहां पे देखो पटना के अंदर में। हाजीपुर के अंदर में गंडक मिल रही है, और इस तरीके से कोसी नदी देखो आ रही है यहां से। ये 7 नदियों का धारा है ये कोसी। सप्त कोसी भी बोला जाता है, जिसको सौरो ऑफ बिहार बोला जाता है। किसकी है ये? कोसी। देखो गंगा, गंगा की सहायक नदी है। तो ये गंगा के ओरिजिन पॉइंट के बारे में हमने बात किया, इसकी सहायक और उप सहायक नदियों के बारे में हमने बात किया। बेटा सहायक क्या होता है? मेन नदी कौन सी? मान लो ये जो मेन नदी निकल के आ रही है, और इसके अंदर में क्या हो गया? एक दूसरी नदी, और इसके अंदर में ये नदी। तो ये मुख्य नदी हो गई, इसकी सहायक हो गई, और ये इसकी उप सहायक नदी हो गई। तो आपने देखा, अगर हम एक बात देखें, मैं इसको, अगर इसके हम लेंथ की बात करते हैं, अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं, दुनिया की सबसे लंबी नदी तो कौन सी? आपको पता है, नील नदी। भारत की बात करेंगे तो भारत की कौन सी? यही गंगा है। कितनी है ये? 2525 किलोमीटर। तो भारत की सबसे लंबी नदी। अगर बात करेंगे भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो बेटा अमेजन आएगा। सॉरी, दुनिया की, वर्ल्ड की अगर बात करते हैं तो अमेजन। किसके? चौड़ाई में। अगर भारत की बात करेंगे सबसे चौड़ी कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्र है। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के अंदर में आपका एग्जामिनर पूछता है। क्या होगा ये? देखो गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है, अलकनंदा और भागीरथी मिलेंगे देवप्रयाग के अंदर में, वहां से गंगा नदी के नाम से जानी जाएगी। उसके बाद में हरिद्वार के अंदर में क्या है, मैदानी क्षेत्रों के अंदर में इंटर करेगी। मैदानी यूपी या बिहार पटना होते हुए क्या है, गांधी सेतु इसी के ऊपर में है। पश्चिम बंगाल के अंदर में क्या हो जाएगा? 2 धाराओं में बटेगी, एक मेघना और एक हुगली। और इस नदी मुहाने के मुहाने पे ही सुंदरवन डेल्टा बना हुआ, जो बंगाल की खाड़ी के अंदर में आसपास है। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि ये क्या है सुंदरवन डेल्टा।
बेटा हमने बात किया था अभी सुंदरवन डेल्टा के बारे में, तो आप देख सकते हो सुंदरवन डेल्टा है क्या। सुंदरवन डेल्टा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ। ये डेल्टा क्या होता है पहले तो, डेल्टा और एस्चुअरी क्या है। तो सुंदरवन डेल्टा के अंदर में हमारा एशियाई शेर पाया जाता है। सुंदरवन डेल्टा ये नाम क्यों पड़ा है, तो यहां पर सुंदरी नामक एक वृक्ष पाए जाने के कारण, दिख रहा है एक वृक्ष यहाँ पर, आप दिख रहा होगा पेड़, तो इस सुंदरी नामक वृक्ष के नाम पर ही सुंदरवन डेल्टा पड़ा। डेल्टा क्या चीज है बताता हूं मैं। मान लो ये नदियां आ रही हैं, हिमालय से नदियां निकल के आ रही हैं, तो जब ये क्या काम करेंगे, ये कहीं समुद्र में जाकर के मिलेंगे। समुद्र में जब ये मिलेंगी तो मिलने से पहले देखो, ये जब ऊंचाई से आ रही हैं तो इन नदियों का स्पीड क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। जैसे मैदानी क्षेत्रों के अंदर में आएंगी तो इनका प्रवाह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब ये अपने समुद्र में मिलने से पहले ये कई धाराओं में क्या हो जाएंगी, बट जाएंगी। हो गया, ये कई धाराओं में बट गया। और यहां पर जो बनेगा भूमि, लैंड, ये बहुत ज्यादा वेजिटेशन यहां देखने को मिलेगा। तो समुद्र में मिलने से पहले नदी कई धाराओं के अंदर में बट गई, और ये जो स्थान आपको दिखाई दे रहा है, ये बीच वाला, ये क्या है, डेल्टा कहलाएगा। और इसकी खासियत क्या है, यहां पर वेजिटेशन बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। वेजिटेशन का मतलब यहां पर वनस्पति की, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, मतलब जीवन की बहुत ज्यादा संभावनाएं पाई जाएंगी। ये क्या है, सुंदरवन डेल्टा है ये। इसकी खासियत क्या है, ये जो है 1/3 भाग इसका भारत में है, और इसका 2/3 पार्ट बांग्लादेश में है। इतना 2/3 भाग कहां पे है इसका, बांग्लादेश के अंदर में है ये। और ये जो डेल्टा बना हुआ है केवल और केवल गंगा के कारण नहीं बना है। बंगाल की खाड़ी के अंदर में और भी नदियां मिलती हैं, जिसके अंदर में मेघना है, पद्मा है और गंगा। ये तीनों नदियां मिल करके इस डेल्टा का निर्माण कर रखी हैं। तो सुंदरवन डेल्टा के बारे में बच्चों हमने बात किया। इसका क्या होता है, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। क्या मैंने बात किया, विश्व का, किससे, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना मिलकर के क्या बना रही है, सुंदरवन डेल्टा बना रही है। इसका 2/3 भाग बांग्लादेश के अंदर में, और 1/3 पार्ट कहां पे है, भारत के अंदर में। 1984 में इसको नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया था। बच्चों ये आपकी 9th क्लास की किताब के अंदर में मेंशन है, देख लेना, कुछ एक आधा पॉइंट एक्स्ट्रा होगा। कि आपको दिखा बांग्लादेश में गंगा बन जाती है पद्मा और मेघना, भारत के अंदर में इसको गंगा, जैसे बांग्लादेश के अंदर में इंटर करती है तो क्या कहलाएगी, ये पद्मा या मेघना नदी के नाम से जानी जाती है। और बाकी आपको पता है। यहाँ जो आप इस स्लाइड को देखो, नमामि गंगे परियोजना के बारे में भी हमने बात किया था। ये आपको पिक्चर दिखाई दे रहा, ये गंगा नदी की संरक्षण और साफ सफाई के लिए स्थानीय लोकल लेवल पर ये केवल गवर्नमेंट के द्वारा संभव नहीं है करना। इसके लिए हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा, हमें स्वयं आना पड़ेगा। हमारी खुद की इनिशिएटिव से ही इस चीज को हम संभव बना सकते हैं, अन्यथा गवर्नमेंट कितना भी प्लान कर ले, कितने भी प्रोजेक्ट लाए, संभव नहीं है कि हम गंगा के मूल स्वरूप को उसको दिला पाए। तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट भारत सरकार के द्वारा 2014 के अंदर में लाया जाएगा। इसकी बात करेंगे, नमामि गंगे के तहत 50, देखो क्या है, 2700 किलोमीटर लंबाई इसके अंदर में रखा गया साफ करने के लिए। इसमें 11 राज्य गंगा बेसिन में हैं। तो याद रखना, गंगा नदी के किनारे 11 राज्य हैं। बेसिन का अर्थ होता है गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे।
50 करोड़ लोग इस बेसिन के किनारे निवास करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, 50 करोड़ लोग गंगा के किनारे निवास करते हैं। तो आप समझ सकते हो इन लोगों का भी रोल है गंगा नदी के पोल्यूशन में। तो हमें मिल करके क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। इस गंगा नदी को क्यों बचाना है, अगर इस अर्थ को संरक्षित करना है, वेजिटेशन को संरक्षित करना है, जलीय जीव को संरक्षित करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से नदियों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। तो हम ये देखेंगे इसके अंदर में 140 प्रकार की प्रजातियां, मछलियों की प्रजाति पाई जाती है। अगर हम इसका संरक्षण नहीं करेंगे तो हम इन जीवों को क्या कर देंगे, विनाश होते हुए देखेंगे। दूसरा, इसके ऊपर में सुंदरवन और नंदा देवी बायोस्फीयर हैं। इसके अंदर में 5 दुर्लभ नस्ल है, किसकी, खास करके डॉल्फिन, रॉयल टाइगर बंगाल, इनको बचाना है। क्योंकि इस नदी और इस नदी के सहायक नदियों के किनारे ही ये जीवन है। अगर यही हाल रहा तो हम कितने सारे जीवन को समाप्त कर देंगे आने वाले समय में। तो इस प्रोजेक्ट के तहत इसका शुभारंभ कब होता है, देखोगे आप, इसका शुभारंभ 1 जुलाई 2014। उद्देश्य क्या है, गंगा नदी को बचाना और इसको साफ करना। इसके ऊपर में कुल खर्च कितना है, पहले 70 और 30 का रेशियो था कि 70% गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, और 30% स्टेट गवर्नमेंट के जिम्मे था, इसके स्टेट। लेकिन बाद में क्या हो गया, ये पूरी तरीके से केंद्रीय परियोजना है, बाद में कर दिया जाएगा। अब पूरा का पूरा इसके संरक्षण और साफ सफाई की जिम्मेदारी किसके पास है, केंद्रीय सरकार के पास है। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट है जैसे अर्थ गंगा परियोजना। इसका शुभारंभ कब किया जा रहा है, 2019 में। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है गंगा के किनारे नर्सरी लगाना, इसके अंदर में ट्रांसपोर्ट को बेहतर करना, किसानों को उनकी आर्थिक स्थिति को और मजबूत करने के लिए पानी या जितनी भी चीजें हो सकती हैं, खास करके आर्थिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ है ये। किसानों को शून्य बजट में खेती करने के लिए प्रोत्साहित करना, फलदार वृक्ष लगाना, इसके अलावा गंगा नदी के किनारे पौधों की नर्सरी लगाना और जलमार्गों का विकास करना इसका उद्देश्य है। तो बच्चों, हमने ये जाना नमामि गंगे परियोजना 1 जुलाई 2014 को भारत सरकार का एक केंद्रीय प्रोजेक्ट है। इसका उद्देश्य है गंगा नदी की साफ सफाई और संरक्षण से जुड़ा हुआ है ये। इसके अंदर में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं और काफी बड़ी जनसंख्या गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे निवास करता है। तो केवल गवर्नमेंट नहीं, हमें भी क्या करना होगा, आगे आकर के इसके संरक्षण के लिए काम करना होगा। गंगा स्मार्ट सिटी, ये भी क्या है, एक प्रोजेक्ट है। गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे खूबसूरत बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के बारे में प्रोजेक्ट है ये। तो ये 13 अगस्त 2016 को 10 शहरों में की गई है इस योजना की शुरुआत। उद्देश्य क्या है, गंगा की सफाई को सुनिश्चित करने के लिए गंगा व उसकी सहायक नदियों के किनारे स्मार्ट सिटी बनाना। स्मार्ट सिटी समझ में आता, टेक्नोलॉजी से लैस है। आज जो हम पारंपरिक तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं, हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से इन नदियों के ऊपर में निर्भर हैं और हम अपनी गंदगी क्या करते हैं, किसी ना किसी रूप के अंदर में इन नदियों के अंदर में छोड़ देते हैं। तो जब गंगा के किनारे स्मार्ट सिटी बनेंगे तो लोग क्या करेंगे, साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करते हुए अपने लाइफ को लेकर के आगे बढ़ेंगे, जिससे क्या होगा, पॉल्यूशन की मात्रा को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो स्मार्ट सिटी योजना 13 अगस्त 2016 में 10 शहरों में की गई थी। पहले देखो, इस काम के लिए केंद्र व राज्य सरकार, ये देखो 70 और 30, अब क्या कर दिया गया है, 70% इसके लिए केंद्र खर्च करेगी और 30% राज्य।
लेकिन अब इसको भी क्या कर दिया गया है, ये पूरी तरीके से केंद्र वहन करेगी 100%। इन स्मार्ट सिटी के निर्माण के लिए 100% खर्च कौन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। तो आपसे पूछा जाएगा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट क्या है, तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे स्मार्ट शहर निर्माण करना है। गंगा की प्रमुख सहायक नदियां, बेटा सहायक नदी क्या होता है, जैसे आप लोगों ने क्या देखा, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया, दो ग्लेशियर, एक है गंगोत्री और एक है सतोपत ग्लेशियर, यहां से भागीरथी और यहां से अलकनंदा। इन नदियों में देखो यहां पर आकर के इसका नाम देवप्रयाग में गंगा पड़ रहा है। तो इन सहायक नदियां क्या होती हैं, जब मुख्य नदी में साइड से आकर के दूसरी नदियां मिल रही हैं, तो ये सारी की सारी क्या है, ये देखो सहायक नदी है गंगा की, ये वाली। तो इसमें से गंगा की सहायक नदियों में बात करेंगे कौन सी नदी, यमुना की। ये आपको दिखाई दे रहा, यमुनोत्री हिमालय ग्लेशियर से, क्या रही है आपको दिख रहा है, ये देखो गंगा में यहाँ पर मिल रही है प्रयागराज के अंदर में। यहाँ से देखो जनापावा की पहाड़ी से यहाँ से मिल रही है महू, यहाँ पे बनास, मीच, खारी, ये इसकी सहायक नदी है। तो हमें इसके बारे में नहीं, बस गंगा के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो क्या है ये, गंगा के सबसे पश्चिम में, पश्चिम क्या होता है इस वाले, ये देखो ये पश्चिम है, ये पूर्व है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो गंगा की सबसे पश्चिम सहायक नदी कौन सी है, यमुना है। देखो सबसे पश्चिम की और सबसे लंबी सहायक नदी है ये, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, यमुना। कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से। कहाँ पर मिलती है, प्रयागराज में जाकर के गंगा के साथ मिलती है, उसके बाद उसी में विलीन होकर ये आगे बांग्लादेश चली जाती है। इसका ओरिजिन पॉइंट कहाँ पे है, ये है हिमालय की श्रेणी में बंदरपूछ श्रेणी है, जिसकी हाइट कितना 6316 किलोमीटर की, 16 मीटर की ऊंचाई से ये ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर से निकलती है और आगे बढ़ती है। ये प्रयागराज इलाहाबाद में यमुना के पास गंगा में मिल जाती है। और इसकी टोटल लेंथ की बात करेंगे तो 1370 मीटर किलोमीटर। तेरह सौ सत्तर किलोमीटर। बेटा आप लोग को क्या क्या याद रखना है इसके अंदर में, ज्यादा कुछ नहीं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके एग्जाम के अंदर में पूछे जाते हैं। तो गंगा की सबसे पश्चिमी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना है। कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री में ग्लेशियर से। बंदरपूछ पहाड़ी है यहाँ पे, 1316 मीटर की ऊंचाई से नीचे उतर करके आती है। और ये भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है, जो इलाहाबाद के अंदर में गंगा के साथ में जाकर के मिल जाती है। दूसरा कौन सा बेटा, चंबल। ये राजस्थान में चंबल नदी का प्रभाव देख सकते हो। तो क्या है ये, यहीं से निकलती भी है। तो आप देख सकते हो मध्य प्रदेश मालवा के पठार के जनापावा की पहाड़ी से क्या करती है, निकलती है ये। यहाँ पे एमपी में मालवा के पठार से स्थान का नाम, एक पहाड़ी क्या है, जनापावा की पहाड़ी। देखो ये रहा जनापावा की पहाड़ी, ये पहाड़ी है। हाँ भाई, ये राजस्थान में होती हुई, मध्य प्रदेश राजस्थान में होती हुई क्या करती है, आगे बढ़ती। दूसरा हम बात करेंगे, इसकी जो टोटल लेंथ है ये कितना है, 965 किलोमीटर है। ये राजस्थान की कोटा में इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट आपके लिए। राजस्थान के कोटा के अंदर में गांधी सागर डैम, डैम क्या है, पानी के प्रवाह को रोकना, पानी को शिफ्ट कर देना किसी दूसरे एरिया के अंदर में, स्टोर करना, या टरबाइन चला करके बिजली बनाने के लिए डैम का इस्तेमाल किया जाता है। तो डैम की बात करेंगे तो नदी के मार्ग में एक प्रकार का रुकावट है, क्या है,
मानव निर्मित रुकावट है। तो इसका इस्तेमाल एग्रीकल्चर के लिए, टरबाइन को चला करके बिजली बनाने के लिए, इन चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखना है, राजस्थान के कोटा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में गांधी सागर डैम किस नदी पे है, क्वेश्चन ये है आपका। तो कौन सी नदी पे है ये, चंबल नदी। ये कहां पे, इटावा के अंदर में यमुना के साथ में जाकर के ये मिल जाती है। कहां पे, इटावा में यमुना के साथ में जाकर के मिल जाएगी। तो आगे क्या हो जाएगा, ये यमुना की सहायक नदी बन जाएगी। दूसरा, फिर उसके बाद में आगे चली जाती है। अगला इसकी सहायक नदी के अंदर में बात करेंगे, कौन सी है, गंडक है। गंगा की सहायक कौन सी है, गंडक। तो इसको काली गंडक और त्रिशूल गंगा, ये जो गंडक नदी बनी हुई है, किन किन दो नदियों से, एक काली गंडक और त्रिशूल गंगा नदी के मिलने के बाद में ये क्या बना हुआ, गंडक बनी हुई है। देखो क्या है, नेपाल हिमालय, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है। अब बिहार के चंपारण जिले में ये गंगा के मैदान में क्या करती है, प्रवेश करती है। एक बात आपको बताया नहीं मैं, हिमालय से आने वाली नदियों के कारण ही नॉर्दर्न प्लेन का निर्माण हुआ है। जो पूरा का पूरा आप उत्तर भारत देख रहे हो, खास करके पहाड़ी के नीचे, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये जो क्षेत्र है ना, इन्हीं नदियों के द्वारा फॉर्म हुआ है। यही कारण है, जब नदियां दूर से बह करके आती हैं तो अपने साथ बहुत सारे सिल्ट गाद लेकर के आती हैं, और जब इनका स्लोप डाउन करता है तो पानी का प्रवाह कम हो जाएगा, तो अपने साथ लाई हुई सभी वेस्टेज रास्ते में छोड़ती हुई चली जाएंगी, और वही क्या होगा, फर्टिलाइज मिट्टी का निर्माण करेंगी। तो ये है हिमालय से आने वाली नदियों की खासियत। इसके अलावा पटना के निकट सोनपुर में गंगा नदी में जाकर के क्या होती है, मिल जाती है ये। अगर देखो, गंगा की सहायक नदी कोसी इंपॉर्टेंट है, जिसको सोरो ऑफ बिहार बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सोरो ऑफ बिहार। क्या है इसकी खासियत, देखो यहाँ पे, इसका अगर ओरिजिन पॉइंट की बात करेंगे तो माउंट एवरेस्ट के नॉर्थ में, उत्तर में स्थित गोसाई धाम, याद रखना कहां से, माउंट एवरेस्ट के उत्तर में, ये क्या है, गोसाई धाम से। यह एक पूर्व की बहने वाली नदी है। ये कोसी है, 7 धाराएं हैं, इन 7 धाराओं के मिलने से इसका नाम क्या पड़ता है, सप्तकोसी पड़ता है। और ये हर साल बिहार के अंदर में इतनी तबाही लेकर के आती है, और ये नदी ना अपना मार्ग बदलने के कारण बहुत विख्यात है। ये बहुत ज्यादा अपने मार्ग से विचलित होकर के चलती है, कब बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ आ जाए पता नहीं है। इस नदी का ये खासियत है, खासियत बोलेंगे, या यह नदी पर्वतों के उत्तरी क्षेत्र में भारी मात्रा में क्या करती है, वेस्टेज ला करके है, ऊपरी क्षेत्र से ऊपर से जब नदी बह करके आएगी तो यहां से अपने साथ बहुत सारा सिल्ट गाद लेकर के आएगी, और जब लेकर के आएगी, जब पानी का बहाव कम होगा तो रास्ते में क्या हो जाएगा, वो आकर के स्ट्रैक का काम करेगा, और नदी अपने मूल मार्ग को छोड़ करके किसी और तरफ बहना चालू कर दी, पता ही नहीं रहेगा कि पानी अब किधर जाएगा। ये खासियत है इसका, अपने बहाव क्षेत्र में अपने साथ बहुत सारा वेस्टेज लेकर के चलेगी, और वेस्टेज लेकर के चलने के कारण वो अपने मार्ग में छोड़ेगी, और जब मार्ग में छोड़ेगी तो पानी के बहाव को अवरुद्ध करेगा। अब पानी किधर जाएगा पता ही नहीं है, तो जब पानी का प्रवाह अनियमित होगा तो समस्या आनी स्वाभाविक है। एक होता ना, पता है किधर से जाएगी, लेकिन हर साल बाढ़ आने के कारण पानी हिमालय से ज्यादा अधिक मात्रा में उस नदी में मिलने के कारण अपने मार्ग में क्या होती है, अवरोधता उत्पन्न करती है, जिसके कारण क्या आएगा, समस्या उत्पन्न होता है। ये है इसकी भयंकर बाढ़ के लिए कुख्यात है। यही कारण है कि इसको सोरो ऑफ बिहार बोला जाता है। अगली जो हमारी इसकी सहायक है, गोमती। गोमती नदी क्या है, ये गंगा की एकमात्र सहायक नदी है, जिसका ओरिजिन पॉइंट जो है ना, उद्गम मैदान में होता है। कहां से, प्लेन एरिया से।
और अभी तक जो भी था किसी ना किसी ग्लेशियर या किसी ना किसी पहाड़ से आ रही थी। तो इंपॉर्टेंट है गंगा की वह कौन सी सहायक नदी है जिसका ओरिजिन पॉइंट क्या है, प्लेन्स है या मैदानी क्षेत्र है, तो कौन सी है, गोमती। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में क्या माधो टांडा के निकट गोमती ताल से, अच्छा पीलीभीत के अंदर में क्या होता है, ये जाकर के गंगा के अंदर में मिलती है, बस ये, बाकी ये छोड़ो इसको। तो यहाँ पे क्या आपको याद रखना है, कोसी। कोसी क्या है, इस 7 धाराओं का, तो इस पूरे नदियों के अंदर में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। एक तो गंगा की सहायक नदी में ये गोसाई धाम से निकलती है, माउंट एवरेस्ट के। दूसरा, ये 7 धाराएं मिल करके कोसी का निर्माण करती है, और जिसको सप्तकोसी के नाम से जाना जाता है। ये ऊपर से जब बह करके आती है तो अपने साथ बहुत सारे सिल्ट गाद लेकर के आएगी। सिल्ट गाद लाने के कारण मार्ग अवरुद्ध करेगा और मार्ग में छोड़ेंगी, जो बहाव को अवरुद्ध करेगा। अब इस अवरुद्धता के कारण नदी का बहाव किस दिशा में जाएगा पता नहीं है, ये इसके साथ में, ये इसका एक खासियत आप बोल सकते हो। ये क्या है, यह नदी भयंकर बाढ़ के लिए कुख्यात है। नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यह नदी भागलपुर के समीप गंगा में क्या करती है, तो ये गंगा की सहायक है। तो गंगा में कहाँ पर मिल रही है, भागलपुर के अंदर मिल रही है। तो अगली कौन सी, हमारी गोमती। ये एकमात्र नदी है जो कहाँ से निकलती है, मैदान से निकलती है। बच्चों आने वाले वीडियो के अंदर में हम देखेंगे पार्ट 3। इसके तीसरे पार्ट के अंदर में हिमालय से आने वाली कौन कौन सी, एक हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र, एक हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और एक हम देखेंगे सिंधु नदी तंत्र। थोड़ा सा बता देता हूँ सिंधु नदी तंत्र के बारे में। सिंधु नदी के पानी को लेकर के भारत और पाकिस्तान के अंदर में डिस्प्यूट है। अभी आप लोगों ने देखा होगा भारत और पाकिस्तान के अंदर में कुछ डिस्प्यूट हुआ था, तो ये नदी बहुत ज्यादा चर्चा में थी। हम नदी के पानी को रोक देंगे वगैरह वगैरह चीजें आप लोगों ने देखा होगा। तो इस नदी के पानी को लेकर के, ये नदी वास्तव में तिब्बत से निकलती है। कहाँ से, अगर बात करेंगे नेपाल, चीन, यहाँ पर वाला पार्ट तिब्बत है, यहाँ से होती हुई क्या होगा, कश्मीर से होती हुई पाकिस्तान के अंदर में क्या करती है, ऐसे एंटर करती है। तो इस पानी को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच में लंबे समय तक विवाद रहा, लेकिन IMF और WB के सहयोग से 1960 में सिंधु समझौता हुआ, और इस समझौते के आधार पर इधर से आने वाली 3 नदियों के ऊपर में पाकिस्तान को राइट दिया जाएगा, और इधर से आने वाली 3 नदियों पर भारत को राइट दिया जाएगा, अधिकार दिया जाएगा। तो इस समझौते के आधार पर 80:20 रेशियो में समझौता होगा। तो 80% जल का इस्तेमाल कौन करेगा, पाक, और 20% वाटर का इस्तेमाल कौन करेगा, इंडिया। ये है, बाकी हम नदियों के बारे में देखेंगे।